नमः जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि। श्री गुरुवे नमः। महाकवि शूद्रक की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम नक्षत्र के बारे में जानेंगे। नक्षरन्ति इति नक्षत्रम, जिनका क्षरण नहीं होता है वह नक्षत्र होते हैं। तो यह हमारी आर्ष पद्धति है कि जिनका क्षरण नहीं हो, जो नष्ट ना हो, जो स्थिर हो, वह नक्षत्र होते हैं। और यही साइंस मानता है। वर्तमान में साइंस भी यही कहता है कि जो स्थित हैं, ध्रुव हैं, वह नक्षत्र होते हैं। वैसे तो एक थ्योरी आई है अभी, नहीं नई थ्योरी, उसके अनुसार तो हर चीज़ गतिशील है, सौरमंडल की हर चीज़ गतिशील है, पर वह स्थिर है। मतलब जिस जगह पर हम उन्हें देखते हैं वह उसी जगह पर हमें मिलेंगे। बस पृथ्वी हमारी घूमती है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि नक्षत्र घूम रहे हैं, पर नक्षत्र नहीं घूमते हैं, पृथ्वी हमारी घूमती है। तो सूर्य के क्रांति वृत्त, सूर्य के भ्रमण मार्ग को क्रांति वृत्त कहते हैं। ऐसे बहुत सारे वृत्त होते हैं जो पृथ्वी के ऊपर माने जाते हैं। यह ज्योतिष के मत से क्रांति वृत्त जो है सूर्य का भ्रमण मार्ग है, जिससे सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है। ज्योतिषीय मत से पृथ्वी स्थिर है, ताकि हम पृथ्वी की गणनाएं सरलतापूर्वक कर सकें, इसलिए हमने पृथ्वी को स्थिर माना है और सूर्य को गतिशील माना है। तो उसी कारण सूर्य जिस नक्षत्र पर, जिस मार्ग पर भ्रमण करता है, उस मार्ग को हम क्रांति वृत्त कहते हैं। उसके 27 बराबर भाग करने पर, वैसे तो उसके 12 भाग और भी हैं, वो राशियों में बढ़ जाते हैं। जिस समय लग्न होती है तो लग्न के समय सूर्य क्रांति वृत्त पर कौन सी राशि होती है वह हम वही देखते हैं, क्रांति वृत्त पर कौन सी राशि लगी है। तो वह सब हमें कैसे पता चलता है? नक्षत्रों की सहायता से, ग्रहों की सहायता से। क्रांति वृत्त पर ही सूर्य का भ्रमण होता है, सूर्य भ्रमण करता है। वैसे तो सूर्य स्थिर है साइंस के अनुसार, पर हमने पृथ्वी की गणनाओं को सरल करने के लिए, ताकि हम पृथ्वी पर जो परिवर्तन हो रहे हैं ग्रहों के द्वारा वह हम जान सकें, इसलिए पृथ्वी को स्थिर कर दिया और सूर्य को चला दिया उसी गति से। जैसे पृथ्वी 360 दिनों में पूरी परिक्रमा करती है, 365 दिनों में, वैसे ही सूर्य भी 365 दिनों में परिक्रमा पूरी करता है पृथ्वी की। तो यह हमने कर दिया। तो उसके 27 बराबर भाग करने पर 27 नक्षत्रों की उत्पत्ति हुई। इस गणित के अनुसार एक वृत्त का मान 360 डिग्री होता है। ये आप लोग जानते ही हैं कि 360 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि 360 दिन है। सूर्य के परिभ्रमण मार्ग में 360 दिन का समय लगता है, जब तक कि वह परिक्रमा पूरी करता है पृथ्वी की, अथवा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरी कर ले विज्ञान के अनुसार, तो 360 दिन लगते हैं। उसका हम 27 से भाग देंगे तो 13 आएगा, और फिर उसको वापस जो शेष बचेगा उसको गुणा कर दीजिए 60 से, फिर उसमें जो 27 से भाग दीजिए तो 20 हो जाएगा। तो कुल 13 अंश 20 कला, यह एक नक्षत्र का मान होता है। इतना ही एक योग का मान होता है, क्योंकि योग भी 27 ही हैं। जो हमारे स्थिर योग हैं वह हमारे जितने भी हमारे विश्वकुंभा प्रीतिरायुष्मान सौभाग्य शोभनस्तताति गंढा सुकर्मा चाहिए जो योग है, ये योग भी 27 है। तो इनके एक योग का मान भी 13 अंश 20 कला ही होता है। तो एक नक्षत्र का मान कितना आया? 13 अंश 20 कला, यानी मान सकते हैं कि एक राशि का आधा भाग, आधे से थोड़ा कम। एक राशि में 30 अंश होते हैं और उससे भी थोड़ा कम, 2 अंश की कमी है। एक नक्षत्र को 4 भागों में बांट दीजिए। तो जिस नक्षत्र के 4 भागों में क्यों बांट दिया? क्योंकि चूचे, चोला, अश्विनी, लीलो, लेलो, भरणी, आ ई उ कृतिका, ओबा बिबु मृगशिरा, इस प्रकार से जो ओबा बिबु रोहिणी, इस प्रकार से जो हमने नक्षत्रों के 4 चरण कर दिए हैं, ताकि वो बच्चों के जन्म का जो नाम है वह नाम सरलतापूर्वक हम बता सकें कि किस नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उसका क्या नाम होना चाहिए। फिर नक्षत्र के 4 चरण हो जाते हैं। तो नक्षत्र अब कितने हो गए हैं? टोटल 108 हो चुके हैं, क्योंकि 27 हैं। 27 को 4 से डिवाइड गुणा कर देंगे तो 108 हो जाएंगे, यानी 108 भाग हैं क्रांति वृत्त के। हमने 108 भाग कर दिए हैं क्रांति वृत्त के। बहुत पहले एक गाना आया था कि तारों की भाषा सिखाई भारत ने, जीरो दिया जब दुनिया को, जब जीरो दिया भारत ने, उसमें कहा था कि तारों की भाषा सिखाई भारत ने। तो जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि भारत ने तारों की भाषा सिखाई कैसे। तो हमने तारों के भी नाम रख दिए कि ये अश्विनी है, ये भरणी है, ये कृतिका है। तो हमने दुनिया को सर्वप्रथम तारों की भाषा सिखलाई कि आकाश में जो चीज़ हैं उनका हमने नाम रख दिया है कि ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये वो है, ये वो है। यह सबसे पहले किसने किया? भारत ने किया। तो भारत ने आकाश के 108 भाग कर दिए हैं। जो क्रांति वृत्त हम देखते हैं
हम तो सिर्फ आधा आकाश ही देख पाते हैं, एक क्षितिज से दूसरे क्षितिज की ओर, पर उसके नीचे भी आकाश है। हम जहाँ पर हैं उसके नीचे भी आकाश है, उसके ऊपर भी आकाश है, दाईं ओर भी आकाश है, बाईं ओर भी आकाश। आकाश अनंत है, इसलिए हम आकाश को खा कहते हैं। खा मतलब शून्य, जो अनंत है, जिसकी कोई माप ही नहीं है। तो 27 का हमने 4 भाग कर दिए, 27 नक्षत्रों के, यानी एक एक नक्षत्र का 4 भाग, 4 चरण कहते हैं उनको। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। पूछते हैं बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में कि एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। फिर नक्षत्र के 4 चरण हो गए तो 108 चरण मान लीजिए आप 27 नक्षत्रों के। और फिर एक चरण में कितना अंश होगा, तो 3 अंश 20 कला। 13 अंश 20 कला की एक नक्षत्र हो रहा था, और उसका 4 में भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 3 अंश 20 कला आएगा। तो 3 अंश 20 कला का एक वो होता है नक्षत्र का चरण। 13 अंश 20 कला मतलब आप कह सकते हैं 13 अंश 20 कला का सामान्य तौर पर अगर हम लें तो 800 कला मान लीजिए आप। 13 का भाग कर दीजिए 60 से, क्योंकि एक अंश में 60 कला होती है, तो 60 से भाग करेंगे, 60 से गुणा करेंगे, भाग नहीं 60 से गुणा करने। 13 का गुणा कर दीजिए 60 से, जो आए उसमें 20 जोड़ दीजिए, तो 800 कला हमारा मान आ जाएगा। यानी 800 कला का एक नक्षत्र होता है। और वैसे कहें तो 3 अंश 20 कला का। ऐसे ही 6 18 180 200 कला का एक नक्षत्र का चरण होता है। तो 4 नक्षत्र का चरण मिलाएंगे, 4 नक्षत्र के चरण मिलाएंगे तो 800 हो जाएंगे। 2 चुक्को 8, हाँ 2 चुक्को 8, तो 800 कला का एक नक्षत्र हो गया। यानी नक्षत्र के एक चरण में 200 कला, और नक्षत्र पूरे नक्षत्र में 800 कला। और यदि गणना की दृष्टि से देखा जाए तो 13 अंश 20 कला का एक नक्षत्र, और नक्षत्र का चरण 3 अंश 20 कला का। अब नक्षत्र के लिए थोड़ा सामान्य जानकारी ले लेते हैं। नक्षत्रों में सर्वपहले अश्विनी, सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र आता है। फिर इसका स्वामी है अश्विनी कुमार, जो देवताओं के चिकित्सक हैं। अश्विनी कुमार, इन्हें दस्र और नासत्य इनके नाम हैं। अश्विनी कुमारों के नाम है दस्र और नासत्य। कहीं कहीं ज्योतिष में दस्र भी कहा जाता है और कहीं कहीं नासत्य भी कहा है। और इनका तत्व है पृथ्वी तत्व के स्वामी हैं ये। नक्षत्रों में शुभता, तो यह कार्य के लिए शुभ होते हैं, शुभ नक्षत्र हैं। और यह पुरुष संज्ञक नक्षत्र हैं, और इनके तारों की संख्या 3 तारे होते हैं इस नक्षत्र में। फिर भरणी नक्षत्र है, इसके स्वामी यम है। अश्वो यमो नलो ब्रह्मा शशि रुद्र गुरु, ऐसा एक श्लोक भी है जिसमें नक्षत्रों के स्वामी के बारे में बताया गया है। पृथ्वी तत्व वाली नक्षत्र है यह। कार्य के लिए नाशक नक्षत्र होता है भरणी नक्षत्र, और भरणी की तरह ही इसकी आकृति होती है। यह स्त्री संज्ञक नक्षत्र है, और इसमें 3 तारों की संख्या है वो 3 है। प्रकृतिका नक्षत्र, इसके स्वामी अग्नि है। अनल पृथ्वी तत्व वाला नक्षत्र है, और यह कार्य के लिए नाशक होता है, पुरुष संज्ञक है। इसमें 6 तारे होते हैं, इस नक्षत्र में 6 तारे होते हैं। फिर रोहिणी नक्षत्र है, इसके स्वामी ब्रह्मा जी हैं और पृथ्वी तत्व है, कार्य के लिए उत्तम होता है, पुरुष संज्ञक नक्षत्र है। इसमें 5 की संख्या में नक्षत्र होते हैं। फिर मृगशिरा नक्षत्र है, इसके जो स्वामी हैं वह शशिभृत, अर्थात जो शश को धारण करने वाले, शश मतलब खरगोश, भृत मतलब धारण करने वाले, खरगोश को धारण करने वाले चंद्रमा। पृथ्वी तत्व वाला है, कार्य के लिए शुभ होता है, पुरुष और स्त्री दोनों संज्ञक है, और 3 नक्षत्र से मिलकर 3 तारों से मिलकर बनता है यह नक्षत्र। फिर आर्द्रा नक्षत्र है। कुछ लोग आर्द्रा कहते हैं इसको, आर्द्रा, जैसे आर्द्र शब्द है ना, गीले के लिए हम कहते हैं आर्द्र, तो उसी का स्त्रीलिंग में आर्द्रा। तो यह आर्द्रा नक्षत्र है, इसके स्वामी रुद्र हैं, और जल तत्व वाला है, कार्य के लिए शुभ होता है, स्त्री संज्ञक नक्षत्र है, और इसमें एक ही तारा है। फिर पुनर्वसु नक्षत्र है, यह अदिति इसके स्वामी है। देवताओं की माता जो थी वह अदिति इसकी स्वामिनी है, स्त्री है, तो इसकी स्वामिनी है। और जल संज्ञक नक्षत्र है, जल तत्व वाला, कार्य के लिए मध्यम होता है, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। और पुरुष संज्ञक नक्षत्र है, इसमें 4 तारे होते हैं। फिर पुष्य नक्षत्र है, बहुत ही लोकप्रिय नक्षत्र है, और गत दिवस गुरुपुक्ष भी निकला है। तो वही गुरुपुक्ष, जब गुरुवासर को पुख्य नक्षत्र हो, पुष्य नक्षत्र हो, तो गुरुपुक्ष योग होता है। तो वही पुष्य नक्षत्र बृहस्पति इसके स्वामी हैं, जल तत्व वाला है, कार्य के लिए अत्यंत शुभ होता है, अत्यंत से अत्यंत शुभ होता है। और पुरुष संज्ञक नक्षत्र है, इसमें 3 तारे होते हैं, और यह देवताओं के आचार्य हैं बृहस्पति, आप लोग जानते ही हैं। फिर आश्लेषा नक्षत्र है, इसके स्वामी सर्प होते हैं, जल तत्व वाला है, कार्य के लिए चिंताजनक होता है, और स्त्री संज्ञक नक्षत्र है, इसमें 5 तारे होते हैं। फिर मघा के पितृगण पितर
जल तत्व वाला, कार्य के लिए नाशक, पुरुष संज्ञक नक्षत्र है। 5 तारे होते हैं इस नक्षत्र में। फिर पूर्वा फाल्गुनी, भग नामक सूर्य इसके स्वामी होते हैं और यह जल तत्व वाला है, कार्य के लिए शुभ होता है, कार्य के लिए मृत्यु कारक होता है यह, और स्त्री संज्ञक नक्षत्र है। 2 तारे होते हैं इस नक्षत्र में। उत्तरा फाल्गुनी में अर्यमा नामक सूर्य, जो पितरों के भी स्वामी कहे गए हैं, अर्यमा नामक सूर्य इसके स्वामी होते हैं और अग्नि तत्व वाला नक्षत्र है यह, कार्य के लिए शिक्षादायक होता है और स्त्री संज्ञक नक्षत्र है। इसमें 2 तारे होते हैं। फिर हस्त नक्षत्र, इसमें हस्त जैसी आकृति बनती है इसलिए इसका नाम हस्त है। इसके स्वामी सूर्य है और यह अग्नि तत्व वाला है, कार्य के लिए लक्ष्मीदायक होता है, पुरुष संज्ञक नक्षत्र है। इसमें 5 तारे होते हैं। फिर चित्रा नक्षत्र, इसका स्वामी जो है वह विश्वकर्मा है, त्वष्टा। फिर अग्नि, इसके अग्नि तत्व वाला वह नक्षत्र है, कार्य के लिए शुभ होता है, स्त्री संज्ञक नक्षत्र है और 1 ही तारा होता है इसमें। स्वाति नक्षत्र, इसके स्वामी पवन होते हैं, वायु, समीर, और अग्नि तत्व वाला नक्षत्र है, कार्य के लिए अशुभ होता है, स्त्री संज्ञक नक्षत्र है और इसमें 1 ही तारा होता है। फिर विशाखा नक्षत्र के, जिसका मेरा नक्षत्र भी विशाखा ही है, तो इसके 2 स्वामी होते हैं, इंद्र और अग्नि, इंद्राग्नि। ठीक है, इंद्राग्नि में जो इकार है वह दीर्घ होना चाहिए क्योंकि 2 है द्विवचन में, तो इंद्राग्नि ऐसा होना चाहिए। अग्नि तत्व वाला नक्षत्र है, कार्य के लिए अशुभ होता है और स्त्री संज्ञक नक्षत्र है। 4 इसमें 4 तारों से मिलकर बनता है यह विशाखा नक्षत्र। फिर अगला नक्षत्र है अनुराधा, यह सूर्य इसके स्वामी है, वायु तत्व वाला नक्षत्र है, कार्य के लिए उत्तम होता है, स्त्री संज्ञक है, 4 तारों से मिलकर बनता है। फिर ज्येष्ठा नक्षत्र है, इसके स्वामी इंद्र है, वायु तत्व वाला नक्षत्र है, कार्य के लिए क्षयप्रद होता है यानी कार्य को नष्ट करने वाला होता है, पुरुष और स्त्री दोनों संज्ञक है और 3 तारों से मिलकर बनता है। फिर मूल नक्षत्र है, इसका स्वामी है निरृति, यह राक्षस थे निरृति और वही इसके स्वामी है। वायु तत्व वाला है, कार्य के लिए हानिकारक होता है, राक्षस स्वामी है इसलिए, और स्त्री संज्ञक नक्षत्र है, 11 तारों से मिलकर बनता है ये। फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी हैं समी, जल, नीर, और वायु तत्व वाला है, कार्य के लिए हानिकारक होता है, स्त्री नक्षत्र है और 2 तारों से मिलकर बनता है। फिर विश्वदेव, उत्तराषाढ़ा के स्वामी विश्वदेव है, वायु तत्व वाला है, कार्य के लिए वृद्धिकारक होता है और यह स्त्री संज्ञक नक्षत्र है, इसमें 2 तारों से मिलकर बनता है। फिर अभिजित नक्षत्र, इसके स्वामी ब्रह्मा जी है, कार्य के लिए उत्तम होता है और यह 3 नक्षत्रों से मिलकर बनता है। यह कुछ लोग मानते हैं इसको, कुछ लोग नहीं मानते हैं। यह एक विशेष समय होता है जब उत्तराषाढ़ा के मध्य श्रवण नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र के मध्य में अभिजित नक्षत्र आता है। एक अभिजित नक्षत्र भी है और एक अभिजित मुहूर्त भी है, वह मुहूर्त रोज आता है पर अभिजित नक्षत्र कभी कभी आता है। फिर श्रवण, इसके भगवान विष्णु स्वामी हैं, वायु तत्व वाला है, कार्य के लिए शुभकारक होता है, पुरुष स्त्री दोनों संज्ञक है और 3 तारों से मिलकर बनता है। धनिष्ठा, इसके स्वामी वसु हैं, अष्टवसुः। आकाश तत्व वाला है, कार्य के लिए अत्यंत शुभ होता है, पुरुष नक्षत्र वाला है और पुरुष संज्ञक नक्षत्र है, 4 तारों से मिलकर बनता है। फिर है शतभिषा, यह वरुण अर्थात अपाम पति यानी जलदेव जो है वह इसके स्वामी हैं, आकाश तत्व वाला है, कार्य के लिए शुभ होता है और पुरुष संज्ञक नक्षत्र है, 100 तारों से मिलकर बनता है। पूर्वा भाद्रपद, यह नक्षत्र सूर्य, इसके स्वामी सूर्य हैं जिनका नाम है अजपाद, अजचरण लिखा है पर अजपाद नामक सूर्य जो है वह इसके स्वामी हैं और अजपाद नामक सूर्य इसके स्वामी हैं, आकाश तत्व वाला है, कार्य के लिए मृत्युकारक होता है, पुरुष संज्ञक नक्षत्र है, 2 तारों से मिलकर बनता है। उत्तरा भाद्रपद के स्वामी है अहिर्बुध्य नामक सूर्य और यह आकाश तत्व वाला है, कार्य के लिए लक्ष्मी कारक होता है, पुरुष संज्ञक है और 2 तारों से मिलकर बनता है। रेवती नक्षत्र, यह पूषा नामक सूर्य इसके स्वामी हैं, पूषा, ठीक है, पूषा। अब हम शुक्ल यजुर्वेदी हैं तो सा को खा ही पढ़ते हैं, तो पूषा नक्षत्र जो है वह आकाश तत्व वाला है, कार्य के लिए काम कारक होता है, अच्छा है और स्त्री संज्ञक है, 32 तारों से मिलकर यह बनता है रेवती नक्षत्र। फिर शुद्ध नक्षत्र कौन कौन से हैं? शुद्ध मतलब जो पूर्ण नक्षत्र, जो एक सूर्योदय को छू पाते हैं, शुद्ध नक्षत्र कहलाते हैं। यानी जिन नक्षत्रों के समय में 13 अंश 20 कला के उस समय में यदि कोई सूर्योदय हो रहा है और उन्होंने उस सूर्योदय को देख लिया है, छू लिया है, तो वह शुद्ध नक्षत्र हैं, पूर्ण नक्षत्र हैं। फिर आता है क्षय नक्षत्र, कहते हैं ना नक्षत्र क्षय हो गया, तो नक्षत्र क्षय कौन कौन सा होता है? जिसमें सूर्योदय नहीं हो पाता, यही सावन दिन का मान होता है, यही आप चाहे चंद्र दिन का मान लीजिए, चाहे सावन दिन मान लें, चाहे एक सामान्य दिन मान लीजिए,
जब भी सूर्योदय होगा, संक्रांति का भी यही दिन है कि सावन दिन क्या होगा कि जब नक्षत्र सूर्योदय देख पा रहा है तो वह पूर्ण नक्षत्र है। यदि नक्षत्र ने सूर्योदय नहीं देखा, उस नक्षत्र के काल में सूर्योदय नहीं हुआ, ना प्रातः हुआ ना दूसरे दिन हुआ, और वह बीच में ही रह गया, तो फिर वह क्षय नक्षत्र है। और वृद्धि नक्षत्र जिसने 2 सूर्योदय देख लिए हों, जो 2 सूर्योदय को पा चुका हो, वह वृद्धि नक्षत्र है। यानी सबको चाहिए था 1 और जिसको मिल गए 2 तो वह तो होगा ही वृद्धि वाला। वैसे तो 1 नक्षत्र देखना था, और जिसको 1 भी ना मिला हो वह कमज़ोर रह जाएगा। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जिसको 1 रोटी देनी थी उसको 1 मिलेगी तो वो बराबर रहेगा, अब इसको 1 मिलनी थी पर 2 दे दी तो वो बढ़ जाएगा, मोटा हो जाएगा, और जिसको 1 भी ना दे तो वो दुबला हो जाएगा। दुबला मतलब क्षय, वृद्धि मतलब मोटा, और शुद्ध मतलब जो बिल्कुल एकदम हट्टा कट्टा। 1 ही चाहिए थी तो 1 ही मिली। तो ऐसे समझ लीजिए आप। सभी नक्षत्र जो है मानव जाति के कल्याणार्थ अनेकों कारक गुणधर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे चोरी हुई वस्तु का, खोई हुई वस्तु, या गुम हुआ छोटा बालक, या घर से चला गया व्यक्ति किस दिशा में गया है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब और कहाँ मिलेगा आदि का नक्षत्रों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। ये सब हम नक्षत्रों के आधार पर फलित ज्योतिष के माध्यम से पता करते हैं कि इस नक्षत्र में वस्तु खोई है, इस नक्षत्र में व्यक्ति गया है, इस नक्षत्र में चोरी हुई है, तो यह क्या प्रभाव करेगा, क्या इसमें लाभ होगा, क्या हानि होगी। यह सब नक्षत्र के आधार पर हम लगाते हैं कि शुभ नक्षत्र था, अशुभ नक्षत्र था, नक्षत्र क्षय तो नहीं हुआ था, क्या वृद्धि कर रहा था। तो ये सब चीज़ें देखकर हम वो लगाते हैं। यदि इंगित घटना अंधाक्ष नक्षत्र में हुई हो तो पूर्व दिशा में शीघ्र लाभ की प्राप्ति का सूचक है। अब अंधाक्ष नक्षत्र कौन कौन से हैं? तो रोहिणी, पुष्य, उत्तरा, फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा और धनिष्ठा, रेवती, ये अंधाक्ष नक्षत्र हैं। यदि मंदाक्ष नक्षत्र में हुई है, मृगशिरा, आश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, सद्विषा और अश्विनी में, तो दक्षिण दिशा में और बहुत अधिक प्रयत्न करने के बाद लाभ की प्राप्ति का सूचक है। और यदि मध्याक्ष नक्षत्र में हुई है तो आर्द्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, विजित, पूर्वा, भाद्रपद, भरणी, यह मंदाक्ष नक्षत्र है। तो पश्चिम दिशा में वह चीज़ गई है, पश्चिम दिशा में गुमा है, और बहुत प्रयत्न करने के बाद केवल सूचना मिलने पर भी लाभ होने का सूचक है, लाभ नहीं होने का सूचक। यानी सूचना मिल भी गई तो भी लाभ नहीं हो पाएगा कि हाँ उस और गया है, और उसके बावजूद भी। फिर सुलोचन नक्षत्र, पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, मूल, श्रवण, उत्तरा भाद्रपद और कृत्तिका में हुई हो तो उत्तर दिशा में, और ना तो सूचना और ना ही लाभ का सूचक। यानी सुलोचन नक्षत्र में यदि गया कोई तो फिर वापस आना बहुत कठिन है। फिर रेवती, सद्भिषा, अश्विनी, श्रवण और चित्रा नक्षत्रों में वस्तु खरीदना शुभ होता है, क्योंकि यह अच्छे नक्षत्र हैं तीनों। अभी देखिए हम पढ़ेंगे चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर नक्षत्र, स्थिर नक्षत्र और ध्रुव नक्षत्र। तो इन नक्षत्रों में आप क्या क्या कार्य करें वो हम चर्चा कर लेंगे अभी। रेवती, सद्भिषा, अश्विनी, श्रवण और चित्रा नक्षत्रों में वस्तु खरीदना बहुत शुभ होता है। तीनों पूर्वा यानी पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद, विशाखा, कृत्तिका, आश्लेषा, भरणी नक्षत्रों में वस्तु बेचना शुभ होता है। मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा तीनों उत्तरा, रोहिणी, हस्त, अश्विनी, पुष्य और नक्षत्रों में दुकान खोलना शुभ होता है। यानी दुकान खोलना है आपके लिए तो किन नक्षत्रों में खोलें? मृगशिरा में, रेवती में, चित्रा, अनुराधा तीनों उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, हस्त, अश्विनी, पुष्य में नक्षत्र, इन नक्षत्रों में दुकान खोलना बहुत शुभ होता है। फिर स्थिर या शुभ नक्षत्र, जब आप कोई स्थिर कार्य कर रहे हो तो स्थिर नक्षत्रों में करिए। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी यह स्थिर कार्यों में सहायक होते हैं। स्थिर कर्म करिए इनमें। स्थिर जैसे आपको नौकरी करना है, गृह प्रवेश करना है, ऐसे जो भी स्थिर कार्य करना है आपके लिए। अगर किसी का ट्रांसफ़र करवाना है तो चर नक्षत्र में करवा दीजिए उसका ज्वाइनिंग, कि चर नक्षत्र में ज्वाइनिंग कर लो तो वह ट्रांसफ़र हो जाएगा उसका। चर संज्ञक नक्षत्र में पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, सद्भिषा, स्वाति चर कार्यों में सहायक होते हैं। जैसे वाहन का शुभारंभ करना, वाहन हम रोज़ चलाएंगे तो चर नक्षत्र में, यात्रा पर जाना है तो चर नक्षत्र में जाइए। उग्र या क्रूर नक्षत्र जो पाप संज्ञक नक्षत्र हैं, उग्र मतलब कठोर नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, भरणी, मघा, यह उग्र और क्रूर कार्यों को करने में सहायक होते हैं। जैसे बंदूक आदि का लाइसेंस लेने की शुरुआत करना, किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े की शुरुआत करना, कोर्ट में पहली बार दस्तावेज देना इत्यादि कार्यों में यह शुभ माने जाते हैं। फिर मिश्र संज्ञक नक्षत्र विशाखा और कृत्तिका लगभग सभी कार्यों को करने में सहायक होते हैं। विशेष तौर पर कला या मनोरंजन, नृत्य, संगीत और विवाह आदि का शुभारंभ करने के लिए प्रशस्त हैं जो मिश्र संज्ञक नक्षत्र हैं, कृत्तिका और विशाखा। फिर क्षिप्र और लघु संज्ञक नक्षत्र हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित, यह क्षिप्र और लघु संज्ञक नक्षत्र हैं।
जैसे लघु कोई काम करना है आपके लिए, छोटी दुकान खोलना है, सामान वगैरह बेचना है, पठन पाठन औषधि प्रयोग यह करना है, तो आप लघु कार्य कोई भी करना हो, लघु कर्म, लघु उद्योग, तो आप लघु संज्ञक नक्षत्र में कर सकते हैं। फिर मृदु या मैत्री संज्ञक नक्षत्र, तो मृगशिरा, अनुराधा, चित्रा और रेवती मृदु और मैत्री कार्यों को करने में सहायक होते हैं। जैसे मनोरंजन करना हो, फैशन आभूषण बनवाना, धारण करना, मित्रता, प्रेम प्रसंग आदि का शुभारंभ करना। ये सब आपको कहाँ मिलेगा? मुहूर्त चिंतामणि में के श्लोक मिल जाएंगे आपके लिए। द्वितीय अध्याय पढ़ेंगे आप। द्वितीय अध्याय में उसका नाम ही है नक्षत्र प्रकरणम। मुहूर्त चिंतामणि जो रामदैवज्ञ द्वारा लिखी गई है, उसी में द्वितीय अध्याय में नक्षत्र प्रकरण में ये सब श्लोक मिल जाएंगे। मृदु, तीक्ष्ण, उग्र, हर नक्षत्र के बारे में मिल जाएगा। क्या करना शुभ है, क्या करना अशुभ है। यदि आपकी संस्कृत अच्छी है तो आप पढ़ सकते हैं, वरना यहीं से सीख लीजिए सब। फिर दारुण या तीक्ष्ण नक्षत्र, यह मूल, आश्लेषा, ज्येष्ठा, आर्द्रा, दारुण या तीक्ष्ण नक्षत्र को करने में सहायक होते हैं। जैसे पशुओं से संबंधित कार्य है, शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए कोई कार्य करना है, मारण, मोहन, उच्चाटन, सम्मोहन, वशीकरण करना है, तो इन तीक्ष्ण नक्षत्रों में करिए तो और तीव्र प्रभाव करेगा वह। अपने कार्य के अनुकूल नक्षत्र ना मिले तो नक्षत्र स्वामी वाली तिथि में भी संबंधित नक्षत्र का कार्य किया जा सकता है। जैसे श्रवण, कार्तिक, चैत्र, पौष के महीनों में मूल नक्षत्र का वास भूलोक में होता है। श्रवण, कार्तिक, चैत्र, पौष के महीनों में मूल नक्षत्र जो है वह भूलोक पर होता है, इसलिए इन महीनों में मूल नक्षत्र विशेष रूप से विचारणीय होता है। जबकि आषाढ़, भाद्रपद, आश्विन और माघ में मूल नक्षत्र का प्रभाव स्वर्गलोक में, मार्गशीर्ष, वैशाख, ज्येष्ठ और फाल्गुन में मूल नक्षत्र का प्रभाव पाताल लोक में होता है। तो जब वह पृथ्वी लोक पर हो, भूलोक पर हो, तब कोई अच्छा कार्य ना करिए। ऊर्ध्वमुख नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, श्रवण, धनिष्ठा, सतभिषा, पुष्य और आर्द्रा, इन्हें ऊर्ध्व संग कार्यों के लिए करते हैं। जैसे बहुमंजिली कोई इमारत बनाना हो, उच्च पद के लिए आवेदन देना हो, अथवा षोडश संस्कार करना हो, तो आप ऊर्ध्वमुख संज्ञक नक्षत्रों का कर सकते हैं। जिनका मुख ऊपर की ओर है उनको ऊर्ध्वमुख कहते हैं। तो तीनों, उत्तरा, रोहिणी, श्रवण, धनिष्ठा, सतभिषा, पुष्य और आर्द्रा, यह सब ऊर्ध्व संज्ञक नक्षत्र हैं। पर त्रयक मुख, जिनका 3 और 3 दिशाओं की ओर मुख है, त्रयंग मुख, उनको कहते हैं त्रयक मुख। तो वह रेवती, चित्रा, मृगशिरा, अनुराधा, हस्त, अश्विनी, पुनर्वसु, स्वाति, ज्येष्ठा, यह सीधी कार्यों को करने के लिए होते हैं। जैसे वाहन खरीदना है, चलाना है, समुद्री यात्रा करना है अथवा यात्रा पे जाना है, तो इस कार्य के लिए आप इन त्रयक मुख नक्षत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर अधोमुखी, नीचे की दृष्टि और वाले, तो पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, भरणी, मघा, विशाखा, कृतिका, मूल, आश्लेषा, यह अधो कार्यों को करने में सहायक होते हैं। जैसे गहरी खुदाई करना है पृथ्वी की, किसी गुप्त कार्य का शुभारंभ करना है, गड्ढे खुदवाना है, तो उस कार्य के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, नक्षत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। अब पंचांग कब से कब लगते हैं? तो जब चंद्रमा कुंभ राशि से मीन राशि तक गोचर करता है, और वह समय पंचक के नाम से जाना जाता है। यानी जब कुंभ राशि से मीन राशि तक वह रहता है, उस समय को हम क्या कहते हैं? पंचक कहते हैं, जिसमें धनिष्ठा का 3रा चरण और 4था चरण आता है। सद्भिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र भी शामिल हैं। इन नक्षत्रों में अनेकों विचारणीय विषय होते हैं। जैसे दक्षिण दिशा की यात्रा निषेध है, लकड़ी का सामान खरीदना मृत्यु के समय विचारणीय है। मृत्यु हुई तो उस धर्म में लगभग 5 मृत्यु होती है। मतलब जो भी कार्य अगर गलत हुआ है तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान भुगतना होगा आपके लिए। पंचकों में मृत्यु बहुत अशुभ मानी गई है। यदि घर में मृत्यु होती है तो बहुत अशुभ मानी गई है वह। और यह लकड़ी बीनना, लकड़ी इकट्ठी करना, कंडा थोपना इत्यादि, यह सब जो काम है, यह सब कार्य पंचकों में वर्जित हैं। घर का भी आप छत नहीं डलवा सकते हैं पंचक में। यह सब पंचकों में वर्जित कार्य बताए गए हैं। सूर्य के नक्षत्र से गिनकर चंद्रमा तक के नक्षत्र का अंतर यदि 0 से 5 तक हो तो ग्रह प्रवेश अशुभ माना जाता है, और 6 से 13 तक हो तो ग्रह प्रवेश शुभ, और 14 से 21 तक हो तो ग्रह प्रवेश अशुभ, 22 से 27 तक हो तो ग्रह प्रवेश शुभ होता है। कुंभ चक्र कहते हैं इसको। ग्रह प्रवेश जब हम करते हैं तो ज्योतिषी लोग इसी का अनुसरण करते हैं। चंद्र नक्षत्र अलग चीज़ है और सूर्य नक्षत्र अलग चीज़ है। नक्षत्र हर राशि पर होते हैं, हर राशि में नक्षत्र हैं और हर ग्रह पर भी नक्षत्र होते हैं। सूर्य नक्षत्र अलग हैं और चंद्र नक्षत्र अलग हैं। जो पंचांग में हम देखते हैं, आपके यहाँ जो कैलेंडर होगा उस कैलेंडर में जो नक्षत्र लिखे रहते हैं वह चंद्र नक्षत्र होते हैं, सूर्य नक्षत्र अलग होते हैं। फिर चंद्रमास में सूर्य नक्षत्र, यदि धन का नाश और अपव्यय से बचने के लिए विचारणीय नक्षत्र, यदि संभव हो तो निम्न चंद्रमासों में इंगित नक्षत्रों के लिए धन से संबंधित कार्य ना करें।
जैसे चंद्रमास कौन सा, चैत्र मास में रोहिणी और अश्विनी के समय आप कोई धन से संबंधित कार्य ना करिए। वैशाख मास में चित्रा और स्वाति नक्षत्र में ना करिए। ज्येष्ठ मास में उत्तराषाढ़ा और पुष्य नक्षत्र में ना करिए। आषाढ़ मास में पूर्वा फाल्गुनी और धनिष्ठा नक्षत्र में ना करिए। श्रवण मास में धन से संबंधित उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र में ना करें कोई काम। भाद्रपद में शतभिषा और रेवती इन दो नक्षत्रों में कोई भी धन से संबंधित कार्य ना करें। आश्विन नक्षत्र में आश्विन माह में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में कोई कार्य ना करें। कार्तिक मास में कृत्तिका मघा, मार्गशीर्ष में चित्रा विशाखा, पौष में आद्रा, अश्विनी हस्त, माघ में श्रवण मूल, फाल्गुन में भरणी और ज्येष्ठा इन नक्षत्रों में कोई भी शुभ कार्य ना करने चाहिए। कोई भी धन से संबंधित अच्छे कार्य ना करें। फिर पूर्ण ग्रहण जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र का त्याग अगले 6 माह तक, अर्धग्रहण हो तो 3 माह तक और चौथाई ग्रहण हो तो 1 माह तक करना चाहिए। ग्रहण के दिन अगले 3 दिनों और पिछले 3 दिनों तक शुभ कार्य विचारणीय है, वर्जनीय समझिए आप, विचारणीय भी नहीं, वर्जनीय ही है। यदि किसी नक्षत्र में सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो और वह पूर्ण चंद्र ग्रहण हो, कहीं आंशिक भी होता है, तो पूर्ण चंद्र ग्रहण हो तो वह 6 माह तक समझ लीजिए कि उपयुक्त नहीं है। और यदि अर्धचंद्र ग्रहण हो रहा है तो भी 3 माह तक वर्जनीय है। और फिर चौथाई ग्रहण हो तो भी 1 माह तक कोई भी शुभ कार्य ना करिए उस नक्षत्र में। फिर ग्रहण के दिन यदि अगले 3 दिन और पिछले 3 दिन, यानी जिस दिन ग्रहण होगा उसके अगले 3 दिन और पिछले 3 दिन, ग्रहण का 1 हफ्ता पूरा कुछ भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आप कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो वह हो सकता है आपके लिए शुभ ना हो, तो ऐसे कोई भी शुभ कार्य ना करिए इन नक्षत्रों में। तो नक्षत्र संबंधित सभी विचार हम सीख गए हैं। कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका भी जवाब दे देंगे। अगली वीडियो में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।